हेलो एवरीवन। इन टुडेज़ वीडियो हम आज एक पोएम करेंगे ओzymandias बाय अ वेरी फेमस पोएट, अ रोमांटिक एज पोएट पर्सी बिशी शैली ने इन्होंने लिखी है ये पोएम। ओzymandias जो है बहुत अच्छी पोएम है, उसका आप डिटेल में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, पोएटिक डिवाइसेस भी इसमें कवर कर दिए हैं, पोएट के बारे में भी मैंने थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। इसे प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर भी करें दूसरों तक। और ये क्लास 7th बज़वर्ड ओरिएंट ब्लैक स्वैन पब्लिशर में भी ये पोएम है, तो वो जो बच्चे हैं वो भी देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इंग्लिश लिटरेचर के या फिर KVS JSSB और UPTGT जो भी हैं वो भी इसे देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट और एनी कंसर्न, यू कैन राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी बाकी वीडियोज़ के लिंक हैं, तो उसे भी आप देख सकते हैं। आई होप दैट यू विल लाइक द वीडियो। So let's start the poem Ozymandias by Percy Bysshe Shelley. I met a traveler from an antique land. So यहाँ पे जो स्पीकर है वो एक ट्रैवलर से मिलता है, और वो ट्रैवलर कहाँ से बिलोंग करता है? एक एंटीक लैंड। एंटीक क्या हो गया? एंशियंट लैंड से। हु सेड, जो उसे बताता है, ठीक है। एक ट्रैवलर है, ट्रैवलर जो है स्पीकर को बताता है जिसे पोएट सुनता है। टू वास्ट एंड ट्रंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन। वास्ट मीन्स बहुत बड़े, ट्रंकलेस मीन्स उसके ऊपर का हिस्सा जो है वो नहीं है, सिर्फ पैर हैं। और किसके बने हुए हैं? वो स्टोन के। स्टैंड इन द डेजर्ट, पूरे रेगिस्तान में अलग हैं, ठीक है, कुछ भी नहीं है। नियर दैम ऑन द सैंड, और उसके आसपास रेत पे क्या है? हाफ संक अ शैटर्ड विसाज लाइज। अब विसाज क्या हो गया? एक चेहरा जो है, फेस जो है, वो बहुत बड़ा सा स्कल्पचर जो है वो वहाँ पे पड़ा हुआ है, आधा संक। संक मतलब आधा धसा हुआ। Whose frown and wrinkled lip and sneer of cold command. ये सारी चीज़ें हमें क्या बताती हैं कि स्कल्पचर जो है, जो फेस है, उससे हमें पता चलता है कि ये किस तरीके का एटीट्यूड रखता है। मतलब एक स्माइल है, स्नियर स्माइल क्या हो गई कि एक क्रूएल स्माइल कह सकते हो, ठीक है, एरोगेंट कह सकते हैं। टेल दैट इट्स स्कल्पचर वेल दोज पैशंस रीड। क्या बता रहा है कि उसके बारे में बता रहा है, क्योंकि इतनी खूबसूरती से इसे तराशा गया है कि हर बारीकी दिखा रहा है, ठीक है। चेहरा, पैर जो बचे हुए हैं वो हर बारीकी दिखा रहे हैं स्टोन पे, इतनी अच्छी तरीके से कार्विंग्स हुई हैं। विच येट सर्वाइव, और जो कि बच भी गए। स्टैम्प्ड ऑन दीज लाइफलेस थिंग्स। स्टैम्प्ड मतलब उसे कार्व्ड किया है, उसे मतलब तराशा गया है किस पे? इन लाइफलेस थिंग्स, क्योंकि पत्थर पे करा है, पत्थर तो बेजान होता है, लेकिन इतना खूबसूरत कि हर बारीकी दिख रही है। द हैंड दैट मॉक्ड दैम एंड द हार्ट दैट फेड। अब यहाँ पे हमारे पास इसकी मल्टीपल इंटरप्रिटेशन हो सकती है, ठीक है। द हैंड दैट मॉक्ड दैम एंड द हार्ट दैट फेड, तो जिसने इसे बनाया है, और किंग का दिल जो है ये कैसा उस स्टैचू को देख के हो गया होगा, क्योंकि बिल्कुल हर चीज़ उसमें दिखाई गई है, ठीक है, इतना प्रॉपर तरीके से बनाया गया है। ऑन द पेडेस्टल, पेडेस्टल क्या होता है? एक प्लेटफॉर्म बेस जो होता है, वहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हैं। वर्ड्स क्या हैं? माई नेम इज़ ओzymandias, ठीक है। हालांकि ये नेम यहाँ पे दिया गया है, इसका रियल नेम जो है वो अलग है। किंग ऑफ किंग्स, राजाओं का राजा जो है। लुक ऑन माई वर्क्स, मेरे काम की तरफ देखो। ये माइटी एंड डिस्पेयर, कितना बड़ा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे डिस्पेयर क्या है? टू गिव अप होप,
कि जिसे देख के तुम कोशिश भी नहीं कर सकते ऐसा कुछ बना सको। नथिंग बिसाइड रिमेन्स, जिसके पास या फिर जिसके आगे पीछे कुछ भी नहीं रह सकता। राउंड द डिके ऑफ दैट कोलोसल wreck, कोलोसल क्या, बहुत बड़ा, ह्यूज, और wreck क्या है, तबाही। ठीक है, तो उसके पास अगर आसपास देखोगे तो कुछ भी नहीं है, सारी तबाही, सिर्फ इसकी स्टैचू ही जो बचा हुआ है। बाउंडलेस एंड बेयर, बाउंडलेस जिसकी कोई लिमिट नहीं, क्योंकि रेगिस्तान जो है वहाँ पे दूर दूर तक देखोगे कुछ भी नहीं है, सिर्फ बंजर ज़मीन है। बेयर सिर्फ खाली पड़ा है। द लोन, अकेला। लेवल सैंड स्ट्रेच फार अवे, तो जहाँ तक नज़र डालोगे वहाँ पे सिर्फ रेगिस्तान है और ऐसा लगता है जैसे लेवल्ड है। इन सिंपल, इस पोएम बहुत अच्छी तरीके से, इसमें बहुत सारे पोएटिक डिवाइसेस भी हैं, लेकिन इसको सिंपली तरीके से यही बताया गया है कि इंसान अपने ऊपर कितना घमंड करता है और हालांकि आखिर में कुछ भी नहीं बच पाता। सो शेली ने इसे बहुत अच्छे से बताया है कि यहाँ पे ओzymandias जैसे अपने आप को बता रहा है किंग ऑफ किंग्स। ठीक है, तो सिर्फ क्या बचा, सिर्फ 8 बच गई, लेकिन और कुछ भी नहीं बचा। इसका ये स्टैचू बच गया, लेकिन स्टैचू के भी टुकड़े बचे हैं, वो भी इतने खूबसूरत हैं, इतने बढ़िया हैं कि उसे देख के लोग निहार सकते हैं। और स्टैचू पे जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, माई नेम इज़ ओzymandias किंग ऑफ किंग्स। अच्छा, इस तरीके से भी दिखाया गया। किंग ऑफ किंग्स क्या हो गई, एलिट्रेशन के रिपीट हो रहा है या फिर वर्ड जो है वो रेपिटेशन हो रही है, और ये वर्ड्स बच गई, मतलब एक लिटरेचर बच गया। तो कहने का मकसद ये भी हो सकता है कि सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं लेकिन आर्ट रह जाती है। तो इसमें बहुत सारे इंटरप्रिटेशन आप कर सकते हो, बहुत सारी मीनिंग्स आप इसमें से निकाल सकते हो इस पोएम्स के अंदर से। सो इस पोएम में एक चीज़ और भी है कि कोई इंसान कितना भी अमीर हो जाए, कितनी भी दौलत हो, कितना भी ताकतवर हो, एट द एंड उसका कोई वजूद नहीं रह पाता। अब इसके मैं आपको कुछ जो है पोएटिक डिवाइसेस में इसको आपके समझा दूंगा। सो पोएटिक डिवाइसेस में फर्स्ट जो है वो मेटाफर है। मेटाफर का क्या होता है कि हम किसी चीज़ को बताना चाहते हैं लेकिन हम उसे इनडायरेक्टली बताते हैं। ठीक है, डायरेक्टली उसे नहीं बताया जाता है, इनडायरेक्टली कहा जाता है। तो यहाँ पे जो है ओzymandias का जो स्टैचू है वो मेटाफोरिकली क्या रिप्रेजेंट करना चाहता है, पावर, लेगेसी, कमांड। ठीक है, ताकत और लेगेसी के चलते रहेंगे, सब दुनिया देखती रहेगी मुझे, किंग ऑफ किंग्स, इस तरीके से वो बताना चाह रहा है, मेटाफर है। पर्सोनिफिकेशन ये होता है कि जब हम किसी नॉन लिविंग को लिविंग वाली चीज़ें हम बताते हैं। ठीक है, सो कोई भी नॉन लिविंग चीज़ें जैसे पहाड़ बोल रहे हैं, हवा गुनगुना रही है, ये ऐसी सारी चीज़ें जो इंसान करते हैं, जब उसे हम नॉन लिविंग से कनेक्ट करेंगे तो वो पर्सोनिफिकेशन कहलाई जाती है। जैसे यहाँ पे स्टैचू को कहा है रिंकल्ड लिप, तो रिंकल्ड लिप और स्नीयर ऑफ कोल्ड कमांड। तो एक स्टैचू है, नॉन लिविंग है, तो वो इंसानों की तरह नहीं कुछ भी दिखा सकता, ना कर सकता, ना कुछ भी उसमें नहीं होना, लाइफलेस है। सो उसे एज अ रियल पर्सन दिखाया, तो इसलिए ये पर्सोनिफिकेशन है। इमेजरी जो होता है वो सेंसेस के लिए यूज़ होता है कि व्हेन वी आर रीडिंग सम वर्ड, तो उससे इमेजरी बहुत सारे होते हैं, जैसे अगर साउंड वाले भी हो जाते हैं। ठीक है, बजिंग से क्या होता है कि हमें पता चलता है कि किसी फ्लाई का या फिर किसी भी बी का बजिंग साउंड है। यहाँ पे इमेजरी जो है, इमेजिनेशन दी गई है ताकि हम उसे विजुअलाइज कर सकें, उसे समझ सकें कि कैसा होगा, क्या होगा। तो यहाँ पे कुछ चीज़ ऐसी दिखाई जैसे ट्रंकलेस लेग्स, ट्रंकलेस मतलब ऊपर का हिस्सा नहीं है, सिर्फ पैर हैं, तो ये विजनरी हो गई। शैटर्ड फेस जिसमें टूटा हुआ है, दरारें आ गई हैं, रिंकल टिप। ठीक है, सो सूखे हुए हैं, लिप पे जो है मतलब झुर्रियाँ हैं, या रिंकल किस तरीके से देखा जाए आप समझ ही जाएंगे। तो इससे क्या होगा, विजुअलाइजेशन हो सकती है कि हम देख सकते हैं कि स्टैचू का किस तरीके से होगा। ठीक है, कैसे ये ब्रोकन स्टैचू दिखता है। एलिट्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और क्या होता है एलिट्रेशन, साउंड जो है, कॉन्सोनेंट साउंड की रेपिटेशन को एलिट्रेशन कहा जाता है। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है, जैसे कोल्ड कमांड, यहाँ पे सी और सी को रिपीट किया गया है। बाउंडलेस एंड बेयर, सो बाउंडलेस एंड बेयर में बी साउंड को रिपीट किया गया है। लोन एंड लेवल, एल साउंड रिपीट किया गया है। इसके अलावा मुझे जैसे किंग ऑफ किंग्स भी लगा, ठीक है, माई एंड माइटी भी लगा मुझे इसमें। तो बहुत सारे हो सकते हैं और भी। सो आपको कभी कभार हमें देखना पड़ता है कि
कैसे साउंड जो है वो मैच कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं होता, कभी कभार ये बिना किसी पंक्चुएशन या फिर प्रिपोजिशन के बगैर, मतलब बीच में कुछ भी नहीं होता, डायरेक्टली होता है, एक के साथ एक वर्ड होता है एडजेसेंट। कभी कभार इनके बीच में कोई वर्ड भी होता है। सो इंजैबमेंट जो है, इंजैबमेंट बहुत ही इजी रहता है। कोई भी लाइन जो है पोएम के अंदर वो विदाउट एनी पंक्चुएशन दूसरी लाइन से कनेक्ट हो जाती है। सो इसे इंजैबमेंट कहते हैं। मैं आपको पोएम की कुछ लाइंस में से दिखा देता हूँ। सो यू कैन सी ओवर हियर, लेग्स ऑफ स्टोन, उसके बाद कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है। पैशन थ्रेड, इसमें भी फिर कोई सा पंक्चुएशन मार्क यूज़ नहीं हुआ। राउंड द डिके, बाउंडलेस एंड बेयर, तो यहाँ पे जो है पंक्चुएशन मार्क कुछ भी यूज़ नहीं किया गया। तो ये इंजैबमेंट होता है, जब एक लाइन दूसरी लाइन से कनेक्ट हो जाती है और लास्ट में कोई भी पंक्चुएशन मार्क यूज़ नहीं है। उसके अलावा सेमीकोलन, कॉलन्स, कॉमा हर जगह आप देख सकते हो। सो इन लाइन्स में यहाँ नहीं हुआ तो इसे इंजैबमेंट कहा जाता है। एसोनेंस होता है रेपिटेशन ऑफ द वोवल। एलिट्रेशन जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड्स की रेपिटेशन होती है। एसोनेंस जो है वो वोवल साउंड्स की रेपिटेशन होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ए साउंड रिपीट हुआ है, स्टैंड, सैंड, वेल, रेड। सो यहाँ पे ई साउंड रिपीट हुआ है, वहाँ पे ए साउंड रिपीट हुआ है। सो ये वोवल साउंड जब रिपीट होते हैं सो उन्हें एसोनेंस कहते हैं। जैसे अवे, अवे, अब मैंने सेम वर्ड कहा तो ये इसमें जो है ए साउंड रिपीट हुआ है। सो आयरनी क्या होती है, इज़ अ काइंड ऑफ अ फिगर ऑफ स्पीच जहाँ पे हम उसके ऑपोजिट बताते हैं। मेटाफर जो है ना वो सिमिलैरिटी दिखाता है, सेम चीज़ें होती है, लेकिन आयरनी क्या होती है, उसके ऑपोजिट बताना किसी को। अब सपोज़ करो किसी के मार्क्स कम आते हैं, ठीक है, तो आप उसे कह रहे हो कि वाह कितने बढ़िया मार्क्स लाए हो तुम, तो बहुत ही हाईएस्ट मार्क्स लिए कर आ गए। तो एक आयरनी हो गई, जबकि उसके मार्क्स बिल्कुल कम है, क्लास में सबसे कम मार्क्स आए, लेकिन उसे डायरेक्ट ना कह के उसे आयरनी की तरीके से कहा गया। तो यहाँ पे ओzymandias के जो डिस्क्रिप्शन दिखाया है वो यहाँ पे दिखाया कि माइटी, ग्रेट, फियर्स किंग, बट इन रियलिटी ऐसा हुआ क्या है कि वो स्टैचू जो है बिल्कुल ही टूटा हुआ है, लाइफलेस है और कुछ भी नहीं बचा उसके आसपास। कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स भी अगेन कॉन्सोनेंट साउंड अगर रिपीट होते हैं, साउंड यहाँ पे रिपीट होते हैं, जो एलिट्रेशन है वहाँ पे लेटर्स रिपीट होते हैं, लेकिन यहाँ पे साउंड की बात हुई है। जैसे यहाँ पे संक, शैटर्ड, विसेज, लाइज, होज। सो ये एस साउंड जो बार बार रिपीट हुआ है एक ही लाइन के अंदर, तो ये कॉन्सोनेंस हो गया। सो अब हम थोड़ा पोएट के बारे में भी देख लेते हैं, जो मैंने आपको नाम ऑलरेडी बता दिया था मैंने, पर्सी बिशे शेली, एंड born on 1792 and died on 1822। रोमांटिक एज से इनका कनेक्टेड था, बहुत अच्छे लिरिक्स ये लिखते हैं इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, नेचर से कनेक्टेड हैं, इसी वजह से इन्होंने अपना मींस वेल्दी भी थे लेकिन सारी वेल्थ इन्होंने दे दी। सो देयर इज़ अ लॉट मोर अबाउट हिम। अपार्ट फ्रॉम दैट ही इज़ नोन फॉर ओड टू स्काईलार्क, द क्लाउड एंड ओड टू द वेस्ट विंड। सो ये इनके कुछ बहुत ही वेल नोन वर्क हैं। अब ओzymandias के बारे में बता देता हूँ कि ओzymandias जो है एक सोनेट है। सो सोनेट क्या होता है, सोनेट एक 14 लाइन की पोएम होती है जिसमें 2 स्टैंजाज होते हैं। पहला स्टैंजा जो है वो 8 लाइन्स का होगा और दूसरा वाला स्टैंजा जो है वो 6 लाइन का होगा। सो अगर आप पोएम को देखेंगे वापस तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट स्टैंजा में 8 लाइन्स हैं और सेकेंड स्टैंजा जो है वो 6 लाइन की है, और उसी के अकॉर्डिंग जो है ना इसमें राइमिंग स्कीम भी दी जाती है। मैं राइमिंग स्कीम भी आपको दोबारा से दिखा दूंगा इसकी। अब इस पोएम के बता देता हूँ कि द स्पीकर लिसन्स टू अ ट्रैवलर, ठीक है, डिस्क्राइबिंग द रूइंस ऑफ ए ह्यूज स्टोन स्टैचू वंस ऑर्डर्ड बाय किंग ओzymandias। किंग ओzymandias जो है वो ग्रीक नेम है, लेकिन वो असल में किसके लिए है, इजिप्ट के राजा के लिए, रामेसेस सेकंड। सो यहाँ पे डिटेल भी दी गई है कि रामेसेस सेकंड जो है वो कब से कब तक रूल किया था, 1279 बिफोर कॉमन एरा, BCE मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा, से 1213 बिफोर कॉमन एरा तक उन्होंने रूल किया था। सो वो ट्रैवलर उसके बारे में, स्टैचू के बारे में बताता है कि सिर्फ यही रह गया और बाकी तो कुछ भी नहीं बचा, और उस पर जो इंस्क्रिप्शन है वो बताती हैं कि कैसे लोग उसे एडमायर करते थे और कितने बड़ा मैजेस्टिक किंगडम था इसका। आयरॉनिकली क्या हुआ इसमें कि पावर के ज़रिए जो चीज़ें बनाई गई थी कि दुनिया उसे याद रखी जाएगी, लेकिन वो सब कुछ तबाह हो गई। सो इट इज़ मॉक्ड बाय टाइम। तो वक्त एक ऐसी चीज़ है जो अच्छे अच्छों को गिरा देती है और सबको
असलियत से वाकिफ़ करवा देती है, तो असलियत दिखा देती है, तो इसलिए घमंड और गुरूर नहीं करना चाहिए। सो दीज आर दी फ्यू पॉइंट्स, यू कैन डू योर ओन इंटरप्रिटेशन इन दिस पोएम। बहुत सारी इंटरप्रिटेशन हो सकती हैं, बहुत अच्छी पोएम है बाय शैली। सो मैं आपको इसकी एक बार राइमिंग स्कीम बता देता हूँ। लैंड जो है वो हमारा ए हो गया, स्टोन बी, सैंड वापस से हमारा ए हो गया, फ्रॉन बी हो गया, स्टोन फ्रॉन। अब कमांड वापस से हमारा ए हो गया, ठीक है, जैसे कि लैंड, सैंड और कमांड ये सेम हो गए। रेड, इससे पहले रेड नहीं आया तो ये हमारा ए बी, अब हमारे पास आ गया है सी। थिंग्स, तो थिंग्स भी हमारे पास नहीं आया तो ये हो गया हमारा डी। फेड, फेड आ गया हमारे पास रेड और फेड, तो ये हो गया हमारा सी। तो ये सब चीज़ें आप याद रखना, ए बी ए बी ए सी डी सी, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास है नेक्स्ट अपीयर, अपीयर से पहले नहीं आया था तो ये हो गया हमारा ई। किंग्स और थिंग्स तो ऑलरेडी हमारे पास ऊपर था, तो ये हमारा डी है। डिस्पेयर और अपीयर तो ये वापस हमारा ई हो गया। डिके ये भी नहीं था इससे पहले, तो ये एफ आ गया हमारे पास। बेयर, डिस्पेयर वापस से ई हुआ। डिके और अवे, ठीक है, डिके और अवे सेम है तो ये हमारा वापस से एफ हो गया। तो ये इसकी राइमिंग स्कीम थी।